मनोहर मालगांवकर एक बहुत ही जाने-माने उपन्यासकार और कहानीकार हैं। उन्होंने 25 से भी ज़्यादा रचनाएं प्रकाशित की है, जो ये दिखाता है कि लिखने की कला में उन्हें कितनी महारत हासिल है। उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गैंजीज और बॉम्बे बिवेयर। इन किताबों के नाम ही उनकी काबिलियत का सबूत हैं, जो दिखाते हैं कि वे इतिहास से लेकर रोमांच तक हर तरह के विषय पर महारत से लिखते थे। हमारी यह कहानी ए पिंच ऑफ स्नफ, जो कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से ली गई है, हाजिर जवाबी, विट और रोमांच एडवेंचर से भरपूर है। इसका मतलब है कि कहानी में आपको सिर्फ हैरत अंगेज घटनाएं ही नहीं, बल्कि ऐसी दिमागी चतुराई और मज़ेदार संवाद मिलेंगे जो आपको हंसाएंगे भी और हैरान भी करेंगे। मालगांवकर के कहानी कहने का ढंग ऐसा है कि पाठक का रोमांच बढ़ता ही जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हर चीज़ को इतनी सटीकता, एक्यूरेसी से लिखते हैं कि सब कुछ आंखों के सामने सचमुच घटता हुआ लगता है। और उनकी कॉमेडी भी बहुत गहरी, प्रोफाउंड और समझदारी वाली होती है। माँ की घोषणा सुनकर नरेटर को एक जोर का झटका लगा। वो अंदर तक हिल गए। ये कोई खुशी का झटका नहीं था, बल्कि एक परेशानी की आशंका थी, जिससे पता चलता है कि वो अपने मेहमान नानू काका के आने की खबर से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और वो चौंकाने वाली घोषणा थी कि नानू काका आ रहे हैं। बस यही नाम सुनते ही नरेटर की सारी शांति भंग हो गई, क्योंकि वो जानते थे कि नानू काका का आना मतलब किसी बड़ी और अप्रत्याशित मुसीबत का आना है। ये, हे भगवान, खुशी या आश्चर्य का नहीं, बल्कि गहरी निराशा और हताशा का भाव है। नरेटर की ये प्रतिक्रिया दिखाती है कि वो नानू काका के आने की खबर से कितने ज्यादा परेशान हो गए हैं, जैसे कोई अनचाही आफत सिर पर आ गई हो। नरेटर की हताशा इतनी बढ़ गई है कि वो अपनी माँ को तुरंत एक झूठा बहाना बनाने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि क्यों ना हम नानू काका को तार भेजकर कह दे कि हम शहर से जा रहे हैं या मेरा ट्रांसफर हो गया है, ताकि किसी भी तरह उनका आना टल जाए। माँ ने अपने बेटे के इस झूठे बहाने को प्यार से लेकिन बहुत दृढ़ता से मना कर दिया। उनका ये जवाब दिखाता है कि वो अपने भाई नानू काका को लेकर किसी भी तरह की आनाकानी या बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगी, चाहे उनका बेटा कितना भी परेशान क्यों ना हो। वो तो अब तक ट्रेन में बैठ चुके होंगे, इसलिए अब तुम्हारा कोई भी बहाना काम नहीं करेगा। माँ के इस जवाब ने नरेटर के बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी, क्योंकि अब नानू काका का आना तय हो चुका था। अपने बेटे की बढ़ती चिंता को देखकर माँ उसे तसल्ली देने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि घबराओ मत, नानू काका ने खुद ही कहा है कि वो यहाँ 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे, इसलिए ये बस कुछ ही दिनों की बात है। नरेटर का ये सवाल असल में एक शिकायत है, जो जानकारी के बहाने की जा रही है। वो ये कहना चाह रहा है कि दिल्ली की इतनी भयानक गर्मी में आने का कोई समझदारी भरा कारण हो ही नहीं सकता, और ये उसकी एक और कोशिश है ये साबित करने की कि नानू काका का आना कितना बेतुका और परेशान करने वाला है। वो किसी मंत्री से मिलने आए हैं, और यही वो कारण है जो नरेटर की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि वो जानता है कि दिल्ली में किसी मंत्री से मिलना मतलब हफ्तों का काम है, 2-3 दिन का नहीं। ये सुनते ही नरेटर का डर सच में बदल जाता है, और उसकी माँ की 2-3 दिन वाली तसल्ली एक पल में हवा हो जाती है। उसे अपने सरकारी अनुभव से पता है कि दिल्ली में किसी मंत्री से मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं, इसमें तो हफ्तों लग जाते हैं। मंत्री लोग आम लोगों से हफ्तों क्या महीनों तक मुलाकात नहीं करते। ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं, बल्कि नरेटर का एक अंडर सेक्रेटरी के तौर पर सरकारी कामकाज का कड़वा अनुभव है। वो जानता है कि नानू काका का ये काम लगभग नामुमकिन है, और अब वो लंबे समय के लिए यहीं फंसने वाले हैं। ये, हे भगवान, खुशी या आश्चर्य का नहीं, बल्कि गहरी निराशा और हताशा का भाव है।
नरेटर की यह प्रतिक्रिया दिखाती है कि वो नानू काका के आने की खबर से कितने ज्यादा परेशान हो गए हैं, जैसे कोई अनचाही आफत सिर पर आ गई हो। बेटे की घबराहट के ठीक उल्टा माँ को अपने भाई नानू काका की काबिलियत पर पूरा और अटूट भरोसा है। उनका मानना है कि अगर नानू काका ने ठान लिया है तो वो किसी भी मंत्री से मिल ही लेंगे, फिर चाहे उन्हें दिन में मिलना हो या आधी रात को। ये बात नानू काका के असाधारण व्यक्तित्व और उनकी जुगाड़ करने की क्षमता की तरफ इशारा करती है, जिसके आगे सरकारी नियम भी छोटे पड़ जाते हैं। माँ हमेशा से ही अपने मायके वालों यानी अपने परिवार के प्रति बहुत वफादार रही हैं। यही वजह है कि वो अपने भाई नानू काका की किसी भी बात पर सवाल नहीं उठाती और उनका हर हाल में साथ देती हैं, भले ही नरेटर को वो बात कितनी भी अजीब या नामुमकिन क्यों न लगे। और आखिर में बात तो यही है कि नानू काका उनके सगे भाई हैं। ये खून का रिश्ता नरेटर के हर तर्क और हर परेशानी से कहीं ज्यादा बड़ा है, और यही माँ की इस अटूट वफादारी का सबसे मजबूत और अंतिम कारण है। लेकिन नरेटर का मामला बिल्कुल उल्टा था। मंत्रियों के नाम से ही उनके मन में एक अजीब सी घबराहट और हीन भावना आ जाती थी। ये डर उनके सरकारी पद की वजह से था, जहां उन्हें सिखाया गया था कि मंत्री आम इंसान नहीं बल्कि बहुत ऊंची और पहुंच से बाहर की हस्ती होते हैं। मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूं और वो भी प्रोबेशन पर, यानी मेरी नौकरी अभी पक्की नहीं हुई है। यही उनके डर की असली वजह है। इस नाजुक दौर में मंत्रियों से जुड़ा कोई भी पंगा लेना उनके करियर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है। और इसी पद पर रहते हुए उसे ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि मंत्रियों का दर्जा भगवान से भी 2 कदम ऊपर होता है। ये एक व्यंग्य है जो दिखाता है कि सरकारी सिस्टम में नीचे के अधिकारियों के मन में बड़े मंत्रियों के लिए कितना ज्यादा डर और सम्मान भरा होता है। और इस सरकारी पद सोपान में सेक्रेटरी का दर्जा भगवान से बस एक ही कदम ऊपर होता है। ये एक गहरा व्यंग्य है जो दिखाता है कि नरेटर की दुनिया में असली शक्ति भगवान के पास नहीं बल्कि इन बड़े सरकारी अधिकारियों के पास है, और वो खुद इस सिस्टम में बहुत नीचे और महत्वहीन महसूस करता है। अपनी इच्छा के विरुद्ध माँ के कहने पर नरेटर को आखिर प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना ही पड़ा। ये सिर्फ एक सामान्य इंतजार नहीं है बल्कि उस मुसीबत का इंतजार है जिसके आने की खबर से ही वो इतना परेशान था। और अब वो मुसीबत यानी नानू काका ट्रेन से उतरने ही वाले थे। नानू काका सेकंड क्लास के डिब्बे के दरवाजे पर एक प्रभावशाली अंदाज में खड़े थे, जैसे वो कोई आम यात्री नहीं बल्कि कोई बड़ी हस्ती हो। ये दृश्य उनके रौबदार व्यक्तित्व का पहला परिचय है और इस बात का भी एक सटल संकेत है कि वो नियमों को अपने हिसाब से मोड़ना जानते हैं, क्योंकि बाद में पता चलता है कि उनके पास तो थर्ड क्लास का टिकट था। सफेद बाल और एक रौबदार मूंछों के साथ उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि भीड़ में भी उन पर नजर टिक जाए। ये सिर्फ उनका हुलिया नहीं था बल्कि उनके आत्मविश्वास और एक खास तरह के रुतबे का पहला परिचय था जो नरेटर को तुरंत महसूस हो गया। वो आज भी पुराने जमाने का घुटनों तक लंबा काला कोट और डेक्कन के ब्राह्मणों वाली लाल रेशमी पगड़ी पहनते हैं। ये पहनावा सिर्फ उनके पुराने ख्यालात को नहीं बल्कि उनके रुतबे और उनकी एक अलग पहचान को दिखाता है, जिससे वो भीड़ में भी सबसे अलग और महत्वपूर्ण दिखते हैं। और उनके कंधों पर एक सफेद अंगोछा भी डाला हुआ है। ये सिर्फ एक मामूली गमछा नहीं बल्कि उनके पारंपरिक पहनावे का एक अहम हिस्सा है जो उनके रौबदार व्यक्तित्व को और भी पुख्ता करता है। जैसे ही नरेटर उनके पास पहुंचे, नानू काका ने बिना कोई सवाल जवाब का मौका दिए सीधे उनके हाथ में एक टोकरी थमा दी। ये उनका पहला आदेश था जो दिखाता है कि वो आते ही नरेटर को अपने काम में लगाना शुरू कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसे जल्दी से बाहर ले जाओ, ये सिर्फ एक निर्देश नहीं बल्कि एक रहस्यमयी आदेश था जिसे उन्होंने फुसफुसा कर दिया।
उनका फुसफुसाना इस बात का साफ संकेत है कि टोकरी में कुछ ऐसा है जो नियमों के खिलाफ है, और यहीं से नानू काका के रोमांच भरे और जुगाड़ वाले कारनामों की शुरुआत हो जाती है। मैं तुमसे स्टेशन के बाहर मिलता हूँ, ये कहकर उन्होंने नरेटर को उस रहस्यमयी टोकरी के साथ अकेले आगे भेज दिया। ये उनकी चालाकी थी, ताकि अगर टोकरी की वजह से कोई मुसीबत हो तो पकड़े सिर्फ नरेटर जाएं और वो खुद साफ बच निकलें। लेखक ने नानू काका से एक भी सवाल नहीं किया और चुपचाप टोकरी ले ली। ये दिखाता है कि नानू काका का व्यक्तित्व कितना रौबदार था कि एक सरकारी अफसर होने के बावजूद लेखक उनके सामने कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने चुपचाप टोकरी को अपनी बगल में दबाया और तुरंत वहां से जाने के लिए मुड़ गए। ये हरकत दिखाती है कि वो नानू काका के आदेश का पालन करने में कोई देरी नहीं करना चाहते थे, भले ही उन्हें पता नहीं था कि टोकरी में क्या है। वो जैसे ही जल्दबाजी में मुड़े, उनकी टक्कर एक बहुत विशालकाय मारवाड़ी महिला से हो गई, जिनका चेहरा बुर्के से ढका हुआ था। ये अचानक हुई टक्कर उस भीड़भाड़ वाले स्टेशन के माहौल में और भी ज्यादा गड़बड़ी और हास्य पैदा करती है, जिससे लेखक की बेचैनी साफ झलकती है। लेखक ने उस महिला से माफी तो मांगी, पर उनकी आवाज टोकरी से निकल रही अजीब आवाजों के नीचे दब गई। ये आवाजें एक बहुत ही नाराज बिल्ली के बच्चे की थीं, जो मानो कैद से बाहर निकलने के लिए विरोध कर रहा हो। इस घटना ने लेखक की घबराहट और उस भीड़-भाड़ वाले माहौल की हास्यपूर्ण गड़बड़ी को और भी बढ़ा दिया। ये कोई असल शब्द नहीं, बल्कि उस गुस्से में भरी बिल्ली के बच्चे की फुफकारने और चीखने की आवाजें हैं। लेखक ने यहाँ ध्वन्यात्मक शब्दों ओनोमैटोपोइया का इस्तेमाल किया है, ताकि हम उस आवाज को हूबहू महसूस कर सकें। इन आवाजों ने टोकरी का राज तो खोल ही दिया, साथ ही उस भीड़ भरे स्टेशन पर लेखक की घबराहट और पूरी स्थिति को और भी ज्यादा हास्यपद बना दिया। बिल्ली की आवाज से बुरी तरह शर्मिंदा होकर लेखक तुरंत सिर झुकाकर भागे। उन्होंने खुद को भीड़ में गुम कर लिया और एक सिख शादी की बारात के शोर शराबे का फायदा उठाते हुए किसी तरह गेट से बाहर निकल गए। यह उनकी घबराहट और उस हास्यपद स्थिति से जल्द बच निकलने की बेताबी को दिखाता है। नानू काका को स्टेशन से बाहर आने में बहुत ज्यादा वक्त लग गया। लेखक, जो इतनी हड़बड़ी में बाहर भागे थे, उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। ये देरी नानू काका के आरामदेह और बेफिक्र अंदाज को दिखाती है, जो लेखक की घबराहट के बिल्कुल विपरीत है और कहानी में रहस्य और उत्सुकता पैदा करती है कि आखिर वो अंदर कर क्या रहे थे। स्टेशन के बाहर का पूरा अहाता लगभग खाली हो चुका था और वहां से जाने वाली आखिरी तांगा गाली भी जा चुकी थी। ये दृश्य सिर्फ खालीपन नहीं दिखाता, बल्कि इस बात पर जोर देता है कि लेखक कितनी बेसब्री से और कितनी देर से इंतजार कर रहे थे, इतना कि स्टेशन की सारी चहल पहल ही खत्म हो गई। आखिरकार नानू काका बाहर निकले, लेकिन अकेले नहीं, बल्कि एक टिकट इंस्पेक्टर उन्हें बड़े सम्मान के साथ छोड़ने आया था, जो उनकी चापलूसी कर रहा था। यह घटना तुरंत नानू काका की काबिलियत दिखाती है कि वो किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं और अधिकारियों पर भी अपना रौब जमा सकते हैं। नानू काका ने आते ही लेखक को अपनी परेशानी बताई कि थर्ड क्लास में बिल्कुल जगह नहीं थी और रेलवे वाले बिना रिजर्वेशन के सेकंड क्लास का टिकट दे ही नहीं रहे थे। ये सिर्फ एक सफाई नहीं थी, बल्कि ये उस चालाकी की भूमिका थी जिसका नतीजा लेखक ने अभी-अभी टिकट इंस्पेक्टर के रूप में देखा था। ये पहली झलक है कि नानू काका किसी भी नियम या मुश्किल को अपने रास्ते में आने नहीं देते। उन्हें थर्ड क्लास के टिकट पर सेकंड क्लास में सफर करना पड़ा। ये बात वो किसी मजबूरी या गलती की तरह नहीं, बल्कि अपनी होशियारी और जुगाड़ की क्षमता के तौर पर बता रहे हैं। इससे पता चलता है कि नानू काका नियमों को तोड़ने और किसी भी अधिकारी को अपनी बातों में लाने में माहिर हैं, जैसा कि हमने चापलूसी करते हुए टिकट इंस्पेक्टर को देखकर पहले ही अंदाजा लगा लिया था।
लेकिन सारा मामला बड़े ही दोस्ताना तरीके से सुलझा लिया गया। ये दोस्ताना शब्द नानू काका की चालाकी का सबूत है। उन्होंने टिकट इंस्पेक्टर को अपनी बातों में ऐसा फंसाया कि एक गैर कानूनी काम भी आपसी सहमति जैसा लगने लगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने उस चापलूसी करते हुए टीसी को देखकर समझा था। नानू काका उस टिकट चेकर को बहुत अच्छा नौजवान कह रहे हैं, लेकिन ये तारीफ असल में उस टीसी के लिए नहीं, बल्कि खुद अपनी काबिलियत के लिए है। उन्होंने अपनी चालाकी से एक गैर कानूनी काम को भी इतना आसान बना दिया कि टीसी भी उनकी मदद करने लगा और अब वो उसे अच्छा बताकर अपनी जीत जता रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कहा था कि मामला दोस्ताना तरीके से निपट गया। नानू काका अपनी बात का सबूत देते हुए लेखक का ध्यान खींचते हैं कि वो टीसी सिर्फ मान ही नहीं गया, बल्कि उन्हें बाहर तक छोड़ने आया ताकि कोई दूसरा अधिकारी उन्हें परेशान न कर सके। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि नानू काका के आत्मविश्वास और किसी भी सरकारी आदमी को अपनी उंगलियों पर नचाने की कला का एक शानदार प्रदर्शन है, जैसा उन्होंने पहले ही एमिकेबल अरेंजमेंट कहकर इशारा किया था। बिल्ली का बच्चा तो जाहिर है मुफ्त में ही आया। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि नानू काका का अपनी एक और छोटी जीत पर इतराना है। जिस तरह उन्होंने टिकट चेकर जैसे अधिकारी को अपनी बातों में फंसा लिया, उसी तरह एक जानवर को बिना टिकट लाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, जो उनकी हर नियम को अपने हिसाब से मोड़ने की आदत को दिखाता है। अपनी पूरी कहानी और टीसी पर अपनी जीत का बखान करने के बाद नानू काका अब जाकर उस बिल्ली के बच्चे के बारे में पूछते हैं। ये सवाल उनकी बेफिक्री दिखाता है। उन्हें उस बिल्ली की उतनी चिंता नहीं थी जितनी अपनी होशियारी जताने की जल्दी थी। लेखक ने बेमन से जवाब दिया, बहुत शांत है। ये जवाब उनकी चिढ़ और एक गहरी छुपी हुई उम्मीद को दिखाता है। काश ये बिल्ली का बच्चा हमेशा के लिए ही शांत हो जाए। यह जवाब देते हुए लेखक के मन में एक उम्मीद भरी सोच आती है। काश ये सचमुच मर ही गया हो। ये उनकी क्रूरता नहीं, बल्कि नानू काका द्वारा लाई गई परेशानियों से उनकी चरम हताशा और छुटकारा पाने की इच्छा को एक मज़ाहिया अंदाज में दिखाता है। स्टेशन की सारी बातचीत खत्म होने के बाद वे दोनों गाड़ी में बैठ गए। ये सिर्फ एक जगह का बदलाव नहीं है, बल्कि अब कहानी स्टेशन के हंगामे से हटकर नानू काका के असली मकसद यानी मिनिस्टर से मिलने की तरफ बढ़ने वाली है। गाड़ी ने अभी ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया था, लेखक ने सेकंड गियर तक नहीं लगाया था कि नानू काका ने तुरंत अपने असली मकसद पर सवाल कर दिया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या तुम इंतजाम कर सकते हो, बल्कि सीधा पूछा, तुमने मुलाकात का इंतजाम कब का किया है? मानो ये काम तो पहले से ही हो जाना चाहिए था। ये उनकी बेसब्री और किसी भी हालात में अपना काम निकलवाने वाले स्वभाव को दिखाता है, जिसकी झलक हम स्टेशन पर पहले ही देख चुके हैं। ये कहकर वो लेखक पर तुरंत दबाव बना देते हैं कि उनके पास सिर्फ 2-3 दिन का ही समय है। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि उनकी चालाकी है, ताकि लेखक मुलाकात का इंतजाम करने में कोई देरी न करे। ये बात उनके उस स्वभाव को और पक्का करती है जो हमने स्टेशन पर देखा था, हर हाल में और जल्द से जल्द अपना काम निकलवाना। नानू काका के सीधे और दबाव डालने वाले सवाल के बाद लेखक को एहसास हुआ कि अब गोलमोल बात करने या बहाने बनाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्हें अब साफ साफ और बिना किसी लाग लपेट के सच्चाई बतानी ही थी, क्योंकि नानू काका की उम्मीदें हकीकत से कोसों दूर थीं। देखिए मामा जी कहकर लेखक ने पहली बार सीधे सीधे अपनी बात रखने की हिम्मत जुटाई है। यह सिर्फ एक संबोधन नहीं है, बल्कि यह उस कड़वी सच्चाई को बताने की शुरुआत है जो नानू काका की सारी उम्मीदों को तोड़ने वाली थी। मैं तो बस एक छोटा सा अंडर सेक्रेटरी हूँ और मेरी नौकरी भी अभी पक्की नहीं हुई है, यानी मैं अभी निगरानी में हूँ। ये कहकर लेखक नानू काका को ये समझाना चाहते हैं कि उनकी पहुँच बहुत छोटी है और वो मंत्रियों से मुलाकात करवाने जैसा कोई बड़ा या जोखिम भरा काम बिल्कुल नहीं कर सकते।
और मंत्रियों से मुलाकात के लिए पूछना इतना बड़ा काम है कि इसके चक्कर में मेरी ये नौकरी भी जा सकती है। ये उनकी बेबसी और डर को दिखाता है, क्योंकि एक प्रोबेशन पर चल रहे छोटे अफसर के लिए ऐसा करना अपने करियर को सीधे सीधे खतरे में डालना है। नानू काका का ये ओह उनकी हल्की निराशा और आश्चर्य को दिखाता है, क्योंकि लेखक के मना करने से उनका पहला प्लान तो फेल हो गया। लेकिन ये हार मानने की आवाज नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि अब उनका दिमाग किसी दूसरी, ज्यादा चालाकी भरी तरकीब के बारे में सोचना शुरू कर चुका है। पहले तो नानू काका अपनी टूटी हुई उम्मीद दिखाते हैं, लेकिन फिर तुरंत ही वो लेखक की मजबूरी को समझ जाते हैं। उनका कोई बात नहीं कहना असल में इस बात का संकेत है कि उन्होंने उस सीधे रास्ते को छोड़ दिया है और अब उनका दिमाग किसी नए, ज्यादा असरदार जुगाड़ की तलाश में लग गया है। उन्होंने अपनी चांदी की डिब्बी से एक चुटकी सूंघनी निकाली। ये सिर्फ उनकी आदत नहीं, बल्कि उनके सोचने का एक खास अंदाज है। जब भी कोई प्लान फेल होता है और उनका दिमाग किसी नई, चालाकी भरी योजना पर काम करना शुरू करता है, तो वो ऐसा ही करते हैं। सूंघनी लेने के बाद उन्होंने बड़े सलीके और नाजुकता से अपनी उंगलियों को अंगूछे पर पोंछा। ये कोई साधारण सफाई नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और ठंडे दिमाग का संकेत है, जो बताता है कि पहला प्लान फेल होने के बाद अब वो दूसरी, ज्यादा बड़ी योजना के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब नानू काका आराम से पीछे टिक कर बैठ गए और आंखें बंद करके अपनी भौहें सिकोड़ लीं, जैसे कोई बहुत गहरी सोच में डूबा हो। ये उनके दिमाग के चलने का बाहरी संकेत है। सूंघनी लेने का उनका रिचुअल पूरा हो चुका है और अब उनका पूरा ध्यान एक नई, ज्यादा चालाकी भरी योजना बनाने पर केंद्रित हो गया है। इसके बाद उन्होंने अपने खास दक्कनी अंदाज में जीभ से कई बार चटकारने की आवाज निकाली। ये आवाज लेखक के लिए तरस दिखाने का एक तरीका था, मानो नानू काका सोच रहे हों, बेचारा कितना मजबूर है मेरा भांजा, इसे दुनियादारी की समझ ही नहीं है। ये उनकी निराशा नहीं, बल्कि ये फैसला था कि अब उन्हें ही सब कुछ अपने तरीके से करना होगा। दरवाजे पर माँ इंतजार कर रही थीं और उनका चेहरा एक बड़ी, सच्ची मुस्कान से ऐसे खिला हुआ था मानो किसी ने फूलों की माला पहना दी हो। ये लेखक की चिढ़ और परेशानी के बिल्कुल विपरीत माँ के अपने भाई के लिए गहरे प्यार और उनके आने की बेइंतहा खुशी को दिखाता है। बिल्ली के बच्चे को देखकर माँ खुशी से किलकारियां मारने लगीं और नानू काका की खूब आवभगत और खातिरदारी करने लगीं। माँ का यह व्यवहार लेखक की सोच के ठीक उल्टा है, जो रास्ते में उस बिल्ली के बच्चे के मरने की उम्मीद कर रहा था। यह दिखाता है कि माँ के लिए उनका भाई और उससे जुड़ी हर चीज कितनी प्यारी है, जबकि लेखक के लिए ये सब एक मुसीबत है। लेखक को पता चला कि माँ ने नानू काका को उसके ही बेडरूम में स्थापित कर दिया था। इंस्टॉल शब्द का इस्तेमाल यह दिखाता है कि नानू काका कोई साधारण मेहमान नहीं, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिन्हें पूरी इज्जत के साथ टिकाया गया है। यह लेखक की चिढ़ और बेबसी की पराकाष्ठा थी, क्योंकि अब उसे अपने ही कमरे से बेदखल कर दिया गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि लेखक को अपने ही घर में पीछे के बरामदे में खुद के लिए एक चारपाई लगानी पड़ी। ये सिर्फ एक असुविधा नहीं, बल्कि उसकी पूरी हार और बेबसी का प्रतीक है। इस एक वाक्य से लेखक ये दिखाता है कि कैसे मेहमान के आने से घर का मालिक अपने ही घर में एक बाहरी व्यक्ति की तरह हो गया था। माँ के लगातार जोर देने पर लेखक को ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लेनी ही पड़ी। ये उसकी बेबसी की एक और निशानी है। वो अपने मामा के लिए अपने कमरे के बाद अब अपना काम और समय भी कुर्बान कर रहा था, और वो भी पूरी तरह अपनी इच्छा के विरुद्ध। दोपहर होते ही लेखक को अपनी इच्छा के विरुद्ध नानू काका को गाड़ी में बिठाकर नॉर्थ ब्लॉक ले जाना पड़ा। नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में मंत्रियों और बड़े सरकारी दफ्तरों का गढ़ है, यानी नानू काका ने सीधे सत्ता के केंद्र पर ही धावा बोल दिया था।
ये दिखाता है कि लेखक के मना करने के बावजूद नानू काका का प्लान बी अब पूरी तरह से एक्शन में आ चुका था। नानू काका तो आत्मविश्वास से मंत्री से मिलने अंदर चले गए और लेखक को एक साधारण ड्राइवर की तरह कार पार्क में इंतजार करने के लिए छोड़ दिया गया। यह घटना दोनों के कैरेक्टर का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। नानू काका एक्शन लेने वाले हैं, जबकि लेखक अब इस पूरे खेल में सिर्फ एक बेबस दर्शक बनकर रह गया है। पूरे 2 घंटे बाद नानू काका लौटे और लौटते हुए वो मुंह में ही तरह तरह की अनोखी मराठी गालियां बड़बड़ा रहे थे। ये कलरफुल स्वेवर्ड्स उनके गहरे गुस्से और हताशा का सबूत थीं और ये भी दिखाती थीं कि जब भी कोई भाषाई आपातकाल लिंग्विस्टिक इमरजेंसी आती है तो वो अपनी मातृभाषा का ही सहारा लेते हैं। उनका ये गुस्सा साफ बता रहा था कि मंत्री से मिलने का उनका पहला सीधा तरीका बुरी तरह नाकाम हो चुका था। लेखक की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो नानू काका से पूछे कि आखिर अंदर हुआ क्या था। नानू काका का गुस्सा और उनकी मराठी गालियां एक खुली चेतावनी थीं। उनसे कुछ भी पूछना मतलब उनके गुस्से को सीधे सीधे अपनी तरफ बुलाना था। और लेखक ने बिना एक भी शब्द कहे गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। गाड़ी के अंदर की ये खामोशी सिर्फ चुप्पी नहीं थी, बल्कि नानू काका के गुस्से और लेखक के डर से बना एक भारी तनावपूर्ण माहौल था, जिसमें कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं था। हालांकि थोड़ी ही देर में उनका गुस्सा शांत हो गया। ये नानू काका के चरित्र की सबसे बड़ी खासियत है। वो अपनी नाकामी पर ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहते, बल्कि उनका दिमाग फौरन उस हताशा को छोड़कर अगली और भी ज्यादा चालाकी भरी योजना बनाने में लग जाता है। उनका ये शांत होना असल में एक नए तूफान के आने का संकेत था। पूरे 2 घंटे तक मुझे एक चपरासी से दूसरे चपरासी के पास फुटबॉल की तरह घुमाया गया और मैं बस गलियारों में भटकता रहा। ये सरकारी दफ्तरों की असलियत है, जहां किसी आम आदमी को मंत्री तक पहुंचने से पहले ऐसे ही थकाकर और अपमानित करके लौटा दिया जाता है। नानू काका का सीधा तरीका इसी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से टकराकर नाकाम हो गया था और यही उनके पिछले गुस्से का असली कारण था। और इस पूरी ब्यूरोक्रेटिक दौड़-धूप के अंत में सफलता के नाम पर मिला क्या? बस एक डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने का समय, वो भी 3 दिन बाद। नानू काका का सक्सीडेड सफल हुए कहना असल में एक व्यंग्य है, क्योंकि मंत्री से मिलने की जगह उन्हें एक छोटे अधिकारी के लिए 3 दिन का इंतजार थमा दिया गया था, जो उनकी बड़ी शख्सियत का सीधा सीधा अपमान था। शर्मनाक, शर्मनाक। नानू काका का ये दोहराव उनके गहरे अपमान और गुस्से को दिखाता है। ये शर्म सिर्फ सरकारी सिस्टम की धीमी चाल के लिए नहीं है, बल्कि इस बात के लिए है कि उनके जैसे खास आदमी को एक आम इंसान की तरह 2 घंटे तक गलियारों में भटकाया गया और एक छोटे अधिकारी से मिलने का समय थमा दिया गया। इस अपमान को याद करते ही उनके मुंह से एक बार फिर मराठी गालियों की झड़ी लग गई। लेखक हमें फिर से याद दिला रहे हैं कि जब भी नानू काका का गुस्सा या उनकी हताशा चरम पर होती है, तो वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमेशा अपनी मातृभाषा का ही सहारा लेते हैं। लेखक इस स्थिति को भाषाई आपातकाल कहते हैं। इसका मतलब है कि जब भी नानू काका बहुत ज्यादा गुस्से, हताशा या किसी मुश्किल में होते, तो उनकी असली बिना सोची समझी भावनाएं हमेशा उनकी अपनी मातृभाषा मराठी में ही बाहर निकलती थीं। यह उनके चरित्र का एक स्वाभाविक हिस्सा था, जहां बनावटीपन खत्म हो जाता और असलियत सामने आ जाती। तभी एक बहुत भड़कीले पीले रंग की स्पोर्ट्स कार तेजी से बिना रुके हॉर्न बजाते हुए उनके बगल से निकलती है। कार का ऐसा रंग और हॉर्न बजाने का तरीका उस लड़के के घमंड और दिखावे को दर्शाता है, और यही लड़का कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। नानू काका उस लड़के के घमंडी व्यवहार को तुरंत भांप जाते हैं और पूछते हैं, कितना बदतमीज आदमी है, ये कौन था? ये सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि ये नानू काका के तेज दिमाग को दिखाता है, जो अब इस लड़के को अपने अगले प्लान का मोहरा बनाने की सोच रहा है।
नरेटर जवाब देता है, इसका नाम रतिराम है और ये मेरे ही मंत्रालय में काम करता है। नरेटर के लिए ये बस एक सामान्य जानकारी है, लेकिन नानू काका के लिए यही वो पहली कड़ी है जिसकी उन्हें तलाश थी और इसी जानकारी का इस्तेमाल करके वे अपना पूरा खेल रचेंगे। नानू काका सिर्फ अच्छा कहते हैं, लेकिन इस एक शब्द में उनकी पूरी योजना की शुरुआत छिपी है। ये सिर्फ एक स्वीकृति नहीं है, बल्कि उनके दिमाग में चल रही उस शतरंज की बिसात का पहला कदम है, जहां रतिराम अब एक अहम मोहरा बन चुका है। नैरेटर सिर्फ बातचीत बनाए रखने के लिए कहता है, सुनने में आया था कि रतिराम को राजदूत हजरत बरकत अली के पास ट्रेड कमिश्नर बनाकर भेजा जाएगा, पर अब वो बात टल गई है। नैरेटर को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसने अनजाने में नानू काका को वो चाबी दे दी है जिससे मंत्रियों से मिलने का ताला खुलने वाला है। नानू काका अब नरेटर से पूछते हैं, तुम्हें ऐसी कोई विदेशी नौकरी क्यों नहीं मिल जाती? ये कोई सीधा सवाल नहीं है, बल्कि नानू काका की एक चाल है। वो नरेटर के मुंह से ये उगलवाना चाहते हैं कि ऐसी नौकरियां पाने के लिए असल में किस चीज की जरूरत पड़ती है, ताकि वो उस जानकारी का इस्तेमाल अपने अगले कदम के लिए कर सकें। नरेटर अब थोड़ी बेरुखी और ताने के साथ जवाब देता है, मामा, विदेश में नौकरी मिलना भी किसी मंत्री से मिलने जितना ही मुश्किल काम है। इस जवाब से वो अपनी लाचारी और सिस्टम की सच्चाई बता रहा है, लेकिन अनजाने में वो नानू काका को यही बता रहा है कि दोनों समस्याओं की जड़ एक ही है, पहुंच और प्रभाव। ऐसे कामों के लिए पुल यानी ऊंची पहुंच और जान पहचान की जरूरत होती है। ये एक शब्द पुल ही इस पूरी कहानी का केंद्र है, जो बताता है कि सरकारी दुनिया में सीधे तरीके से नहीं, बल्कि जुगाड़ और प्रभाव से काम होता है। एक ऐसा खेल जिसमें नरेटर कमजोर है और नानू काका माहिर। और फिर नरेटर बताता है कि रतिराम के पास ये पुल कहाँ से आता है। वो दिल्ली के पार्टी बॉस सोहन लाल रतिराम का बेटा है। नरेटर के लिए ये सिर्फ एक जानकारी है, पर नानू काका के लिए ये मंत्री तक पहुंचने का पहला दरवाजा है जो अभी-अभी खुला है। सोहन लाल का नाम सुनते ही नानू काका एक झटके के साथ सीधे तनकर बैठ गए, जैसे उन्हें अपने शिकार का सुराग मिल गया हो। यही वो पुल था, वो कनेक्शन था जिसकी उन्हें तलाश थी, और अब उनका दिमाग तेजी से मंत्री तक पहुंचने की योजना बनाने में लग गया था। नानू काका अपनी खुशी और हैरानी को रोक नहीं पाते और दोबारा पुष्टि करते हैं, क्या कहा तुमने? सोहन लाल रतिराम का बेटा? उनका हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहना सिर्फ आश्चर्य नहीं है, बल्कि ये उस शिकारी की खुशी है जिसे अपना अगला निशाना मिल गया है। सोहन लाल का नाम अब मंत्री तक पहुंचने की सीढ़ी बन चुका था। वो अपनी सीट पर आराम से पीछे टिक गए और मुझे बहुत देर तक घूरते रहे। असल में वो मुझे नहीं देख रहे थे, बल्कि अपने दिमाग में उस पूरी योजना का ताना बाना बुन रहे थे जिसमें अब नरेटर को एक अहम भूमिका निभानी थी। ये घूरना असल में नरेटर को अपनी योजना के लिए तौलना था। अब सोचने दो, ये वाक्य नानू काका के शातिर दिमाग के चलने की आवाज है। जानकारी इकट्ठा करने का काम पूरा हो चुका है और अब उस जानकारी को हथियार बनाकर अपनी अगली चाल चलने की तैयारी शुरू हो गई है। तुम्हारे पास बंद गले वाला जोधपुरी कोट है ना? बहुत बढ़िया। ये सवाल कपड़ों के बारे में नहीं, बल्कि नानू काका के नाटक की तैयारी का पहला कदम है। वो तुरंत नरेटर को अपनी योजना में एक किरदार का रूप दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोट पहनने वाला व्यक्ति प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लगता है, और यही प्रभाव उन्हें सोहन लाल के घर के अंदर ले जाएगा। इसके बाद वो पूछते हैं, और क्या तुम पगड़ी बांध सकते हो? नहीं, ये सवाल भी उनके नाटक का ही हिस्सा है। पगड़ी यहाँ सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि इज्जत और रुतबे का प्रतीक है, जिसे जोधपुरी कोट के साथ पहनकर नरेटर एक मामूली कर्मचारी नहीं, बल्कि किसी बड़े आदमी का खास सहयोगी दिखेगा। तो फिर पगड़ी मैं ही तुम्हारे सिर पर बांध दूंगा, भले ही मैं इसमें माहिर नहीं हूँ। ये वाक्य नानू काका के जुगाड़ वाले स्वभाव को दिखाता है। उन्हें परफेक्शन से मतलब नहीं, बल्कि काम निकालने से है।
उनके लिए ये जरूरी नहीं कि पगड़ी एकदम सही बंधे, जरूरी ये है कि उसे देखकर रुतबे और पहुंच का वहम पैदा हो। ये टाई कॉलर वाले कपड़े, जो सरकारी बाबुओं की पहचान है, आजकल प्रभाव जमाने के लिए बिल्कुल बेकार हैं। इनसे तुम एक मामूली कर्मचारी लगते हो, जबकि असली रुतबा और पहुंच दिखाने के लिए जोधपुरी कोट और पगड़ी जैसा पारंपरिक पहनावा चाहिए, जिससे सोहनलाल जैसे लोग तुरंत मिलने को तैयार हो जाएंगे। चलो घर चलें। ये वाक्य नानू काका के दिमाग में चल रही योजना को एक्शन में लाने का आदेश है। अब सोचने का समय खत्म और काम शुरू करने का समय आ गया है, जिसकी पहली तैयारी घर जाकर नरेटर का हुलिया बदलना है। कपड़े बदलते ही हम उससे मिलने निकलेंगे। नानू काका यहाँ कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहते। उनका प्लान अब सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि हकीकत में बदल रहा है, और नरेटर को इसका पालन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। किससे मिलने? लेखक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि नानू काका किसकी बात कर रहे हैं। नानू काका का ये अचानक बना प्लान लेखक के लिए एक और हैरानी की बात है। अरे लाला सोहनलाल से और किससे? नानू काका के लिए ये बात बिल्कुल साफ है कि जिस प्रभावशाली व्यक्ति का नाम अभी सुना है, तुरंत उसी से जाकर मिलना चाहिए। ये उनकी तुरंत योजना बनाने और किसी भी मौके को हाथ से न जाने देने की आदत को दिखाता है। क्या आप उन्हें जानते भी हैं? लेखक को विश्वास ही नहीं हो रहा कि नानू काका इतने बड़े और प्रभावशाली आदमी से मिलने की बात इतनी आसानी से कह रहे हैं। यह सवाल लेखक की घबराहट और शक को दिखाता है, क्योंकि उसके लिए बिना जान पहचान के किसी बड़े नेता से मिलना असंभव है। बिल्कुल नहीं। नानू काका का ये जवाब उनके गजब के आत्मविश्वास और बेफिक्र अंदाज को दिखाता है। उनके लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने के लिए जान पहचान होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो किसी भी हालात को अपने पक्ष में करना जानते हैं। यह बात लेखक की सोच और उसके सरकारी नियमों की दुनिया से बिल्कुल अलग है। लेखक ने तुरंत अपनी सरकारी ड्रेस छोड़कर जोधपुरी कोट पहन लिया और नानू काका ने उसके सिर पर एक बड़ी सी चमकीले नारंगी रंग की पगड़ी बांध दी। यह तैयारी सिर्फ कपड़े बदलने की नहीं थी, बल्कि नानू काका लेखक को एक मामूली सरकारी अफसर से बदलकर किसी बड़े आदमी का खास सहायक बना रहे थे, ताकि उनका रौब और प्रभाव बढ़ जाए। सिर्फ कपड़े ही नहीं बदले, नानू काका ने लेखक को एक किरदार भी दे दिया और उसे सावधान करते हुए कहा, ऐसे व्यवहार करना जैसे तुम मेरे खास सहायक यानी एडीसी हो। ये नानू काका की योजना का अगला कदम था, जहां लेखक की भूमिका सिर्फ ड्राइवर की नहीं बल्कि एक प्रभावशाली व्यक्ति के सेक्रेटरी की थी, ताकि उनका नाटक और भी असली लगे। लाला सोहनलाल के घर पहुंचते ही उनका सामना एक सेक्रेटरी से हुआ, जिसके बेदाग सफेद कपड़े और वो ठंडा सफेद कमरा उस जगह के रौब और औपचारिकता को दिखा रहे थे। सेक्रेटरी ने उन्हें अंदर बिठाने के बाद बड़े अदब से उनके आने का कारण पूछा। ये विनम्रता एक तरह की दीवार थी, ये जानने के लिए कि वे सच में महत्वपूर्ण लोग हैं या नहीं। बस यूं ही चले आए। नानू काका का ये जवाब उस गंभीर और औपचारिक माहौल में एक सोचा समझा दाव था। वो ये जता रहे थे कि वो इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कि उन्हें लाला सोहनलाल जैसे लोगों से मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट या खास वजह की जरूरत नहीं पड़ती, वो जब चाहे मिल सकते हैं। नानू काका तुरंत अपने आने की एक बड़ी और प्रभावशाली वजह बताते हैं कि वो दिल्ली जमींदारों की एक मीटिंग के लिए आए हैं। वो जानबूझकर इस मीटिंग को अनौपचारिक कहते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि आजकल हम जमींदार उतने लोकप्रिय नहीं हैं, ताकि उनकी बात झूठी ना लगे। ये एक बहुत चालाक तरीका है ये जताने का कि वो कोई घमंडी आदमी नहीं बल्कि जमीनी हकीकत को समझने वाले एक पुराने और बड़े नेता हैं। अपनी बात को और वजनदार बनाने के लिए नानू काका अब एक और भी बड़ा नाम जोड़ देते हैं, वीपी यानी उपराष्ट्रपति। वो सिर्फ उनका नाम नहीं ले रहे बल्कि ये दावा कर रहे हैं कि इतने बड़े आदमी ने उन्हें खुद तार केबल भेजकर मिलने के लिए बुलाया है,
ताकि सेक्रेटरी को यकीन हो जाए कि वो कोई मामूली जमींदार नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। लेकिन वो तो कल वॉशिंगटन से लौटेंगे। ये छोटी सी जानकारी देकर नानू काका अपने झूठ को और भी पक्का कर रहे हैं, जैसे उन्हें वीपी के आने जाने का पूरा कार्यक्रम पता हो। साथ ही ये उनके अचानक आने की वजह भी बताती है कि आज उनके पास खाली समय है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी मीटिंग तो कल है। तो सोचा कि जब तक वीपी नहीं आते, लाला जी से मिलकर उन्हें ये बता दूं कि हम जमींदारों ने किसानों के वोट, एग्रीकल्चरल वोट का क्या इंतजाम किया है। ये नानू काका का सबसे बड़ा दांव था। वो जानते थे कि लाला सोहन लाल जैसे नेता के लिए वोट शब्द सुनना सबसे बड़ा लालच होता है। इस तरह वो सेक्रेटरी को ये संकेत दे रहे थे कि ये कोई मामूली मुलाकात नहीं बल्कि एक जरूरी राजनैतिक बैठक है जिसे टाला नहीं जा सकता। अपनी बात कहते कहते नानू काका की आवाज धीमी पड़ गई और वो चुप हो गए, जैसे उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी हो। ये उनकी एक चाल थी। उन्होंने वोट जैसा बड़ा मुद्दा उठाकर बात को बीच में ही रोक दिया, ताकि सेक्रेटरी और अंदर बैठे लाला जी को ये एहसास हो कि आगे की बात कितनी जरूरी और गुप्त है। नानू काका के इतने बड़े बड़े नाम, वीपी, जमींदार और वोट का लालच देने के बावजूद लेखक को साफ दिख रहा था कि सेक्रेटरी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो बस अपनी नौकरी की वजह से विनम्र बना हुआ था और कोई भी जोखिम लिए बिना सावधानी बरत रहा था, क्योंकि ऐसे अनुभवी लोग रोज बड़े बड़े दावे करने वालों से मिलते हैं। मुझे देखना पड़ेगा कि लालाजी खाली है या नहीं। यह जवाब नानू काका की बातों पर सेक्रेटरी के शक को साफ दिखाता है। यह सीधे सीधे मना करने का एक विनम्र और पेशेवर तरीका है, एक तरह की परीक्षा ये देखने के लिए कि क्या नानू काका सच में इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके लिए इंतजार किया जाए। लाला जी बिना पहले से समय लिए किसी बाहरी व्यक्ति से शायद ही कभी मिलते हैं। यह कहकर सेक्रेटरी नानू काका को विनम्रता से यह बता रहा था कि उनसे मिलना लगभग नामुमकिन है, और यह एक तरह की परीक्षा थी कि क्या नानू काका सच में इतने खास हैं कि उनके लिए यह नियम तोड़ा जा सके। लाला जी जरूर खाली ही रहे होंगे, क्योंकि लेखक को बगल वाले कमरे से हुक्के की आराम भरी गुड़गुड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। ये आवाज इस बात का पक्का सबूत थी कि वो किसी काम में व्यस्त नहीं बल्कि फुर्सत में बैठे हैं, ठीक उस बात के उलट जो सेक्रेटरी ने अभी अभी कही थी। क्योंकि बगल वाले कमरे से आती हुक्के की वो धीमी आराम भरी गुड़गुड़ाहट की आवाज साफ बता रही थी कि लाला जी किसी जल्दी में नहीं बल्कि पूरी फुर्सत में है। ये आवाज सेक्रेटरी के बहाने और अंदर की असलियत के बीच का फर्क थी, जिसे नानू काका और लेखक दोनों सुन पा रहे थे। इसके बाद उन्हें उस घमंडी सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी जो अंदर लाला जी से बात कर रहा था। लेखक उसे घमंडी, हॉटी इसलिए कह रहा है क्योंकि बाहर से विनम्र दिखने के बावजूद वो अंदर जाकर जरूर नानू काका को कोई मामूली आदमी बताकर उन्हें टालने की कोशिश कर रहा होगा। आज कौन सा दिन है? नानू काका ने ये सवाल मुझसे पूछा। ये कोई असली सवाल नहीं था, बल्कि उनकी सोची समझी चाल का हिस्सा था, जिसे उन्होंने जानबूझकर ऊंची आवाज में बोला। उनका असली मकसद लेखक से जवाब पाना नहीं, बल्कि अंदर बैठे लाला जी का ध्यान अपनी तरफ खींचना और अपने अगले नाटक की शुरुआत करना था। लेखक को तुरंत समझ आ गया कि नानू काका जानबूझकर इतनी ऊंची आवाज में बोल रही हैं। ये बातचीत उसके लिए नहीं बल्कि एक नाटक था, जिसका हर शब्द बगल के कमरे में बैठे लाला जी को सुनाने के लिए था। मैंने जवाब दिया, आज मंगलवार है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि नानू काका के शुरू किए गए नाटक में मेरा पहला संवाद था। मैं उनकी चाल का हिस्सा बन चुका था, भले ही मुझे ये पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अरे, आज तो सिर्फ मंगलवार ही हुआ है, और जरा सोचो, मैं परसों यानी रविवार को तो बेरूत में था।
ये कोई साधारण बातचीत नहीं, बल्कि लाला जी को सुनाने के लिए फेंका गया एक बड़ा दाव है, जिससे ये साबित हो कि वो किसी स्थानीय जमींदार से नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति से मिल रहे हैं, जो दुनिया भर में घूमता है। ये बात कितनी हैरान करने वाली है ना? नानू काका ये सवाल लेखक से पूछकर उसे अपने नाटक में शामिल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि लेखक उनकी इस बड़ी और झूठी बात पर हामी भरे, ताकि बगल के कमरे में बैठे लाला जी पर इसका गहरा असर हो। मैंने बड़ी मुश्किल से थूक निगला, क्योंकि नानू काका का ये इतना बड़ा और अचानक बोला गया झूठ था कि उसे सच मानकर हामी भरना मेरे लिए लगभग नामुमकिन था। ये एक ईमानदार सरकारी अफसर के लिए पहली बार किसी बड़े धोखे में शामिल होने की घबराहट थी। मैंने बेमन से ही सही, पर उनकी हाँ में हाँ मिला दी और कहा, सचमुच अद्भुत बात है। यहाँ लेखक अब सिर्फ एक दर्शक नहीं रहा, बल्कि नानू काका के इस झूठे नाटक का एक हिस्सा बन चुका है, क्योंकि अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगर मैंने हजरत की बात मानी होती तो मैं अभी भी देश से बाहर ही होता। नानू काका जानबूझकर ये जता रहे हैं कि एम्बेसडर हजरत बरकत अली तो उन्हें विदेश में रोक ही रहे थे, पर वो इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कि उन्होंने एम्बेसडर की भी नहीं सुनी और वापस चले आए। बेचारे HB हजरत बरकत अली तो मुझे विदेश मंत्री के पास लगभग घसीट कर ही ले जाना चाहते थे। घसीटना शब्द का इस्तेमाल करके नानू काका ये जता रहे हैं कि अम्बेसडर उनसे मिलने के लिए कितने बेताब थे, ताकि लाला सोहनलाल पर उनका रौब और भी गहरा हो जाए। बगल के कमरे से आ रही हुक्के की लगातार गुड़गुड़ाहट की आवाज अचानक रुक गई। ये सिर्फ एक आवाज का रुकना नहीं था, बल्कि ये इस बात का पक्का संकेत था कि लाला सोहनलाल, जो अब तक आराम से हुक्का पी रहे थे, अब नानू काका की बड़ी बड़ी बातें सुनकर चौंक गए थे। अब उनका पूरा ध्यान नानू काका पर था, और यही तो नानू काका चाहते थे। तुमने क्या कहा? नानू काका ने ये सवाल लेखक से पूछा, जबकि लेखक ने तो अपना मुंह तक नहीं खोला था। ये नानू काका की एक और चालाकी थी, एक नाटक था, जिससे उन्हें अपनी बड़ी बड़ी बातें जारी रखने का बहाना मिल गया, जो असल में लाला सोहनलाल को सुनाने के लिए थीं। नानू काका ने यह सवाल तब पूछा जब लेखक बिल्कुल चुप था। उसने अपना मुंह तक नहीं खोला था। यह नानू काका की चाल का ही हिस्सा था। वो एक झूठी बातचीत का माहौल बना रहे थे, ताकि उन्हें अपनी बड़ी बड़ी बातें जारी रखने का एक और बहाना मिल जाए, जो असल में बगल के कमरे में बैठे लाला सोहनलाल को सुनाने के लिए थीं। मैं विदेश में क्यों नहीं रुका? ये सवाल भी नानू काका खुद से ही पूछ रहे हैं, ये दिखाते हुए कि जैसे लेखक ने उनसे ये सवाल किया हो। ये उनकी चाल का अगला कदम है, जिससे उन्हें अपनी कहानी को और आगे बढ़ाने और ये बताने का मौका मिल जाए कि वे इतने महत्वपूर्ण काम की वजह से भारत वापस आए हैं। तुम्हें तो याद ही होगा कि पिछली बार HB के साथ जेनेवा में क्या हुआ था। नानू काका अब अपनी झूठी कहानी में जेनेवा जैसे एक बड़े विदेशी शहर का नाम जोड़ रहे हैं, ताकि लाला सोहनलाल पर ये असर पड़े कि उनके संबंध सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। जेनेवा में HB ने मुझे कपास के व्यापार से जुड़ी बातचीत में उलझा दिया था। कपास की बातचीत जैसे गंभीर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुद्दा उठाकर नानू काका ये साबित करना चाहते हैं कि वो कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि एक ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनकी सलाह बड़े बड़े सरकारी मामलों में ली जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बॉम्बे से SK मुझे लगातार तार पर तार भेज रहा था। नानू काका अब एक और रहस्यमयी लेकिन जरूरी लगने वाले व्यक्ति SK का नाम और बॉम्बे जैसे बड़े शहर का जिक्र करके अपनी अहमियत और बढ़ा रहे हैं, ताकि लाला सोहनलाल को यकीन हो जाए कि वो किसी मामूली आदमी से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े और व्यस्त इंसान से बात कर रहे हैं। नानू काका की चाल कामयाब हो गई, और ठीक उसी पल लाला सोहनलाल रातीराम खुद कमरे से बाहर निकल आए। अपने मोटे शरीर के कारण वो थोड़ा बत्तख की तरह वॉडलिंग चल रहे थे।
जो सेक्रेटरी अब तक नानू काका को रोक रहा था, वो अब लाला जी के ठीक पीछे पीछे उनकी एड़ी से चिपक कर चल रहा था, जिससे पता चलता है कि अब लाला जी खुद नानू काका से मिलने के लिए कितने बेचैन थे। इसके बाद तो पूरा माहौल लाला सोहन लाल की चापलूसी भरी मीठी बातों में जैसे दब सा गया। लेखक ने यहाँ सैकरिन शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है बनावटी मिठास, ठीक वैसे ही जैसे एक मंझा हुआ राजनेता दिखाता है। ये विनम्रता असली नहीं थी, बल्कि एक दिखावा थी जिसके पीछे लाला जी का अपना स्वार्थ छिपा था। परिचय खत्म होते ही उसी सेक्रेटरी को, जो कुछ देर पहले तक नानू काका को टाल रहा था, अब उसे ही हड़बड़ी में कॉफी, मिठाई और पान लाने के लिए दौड़ा दिया गया। ये इस बात का पक्का सबूत था कि नानू काका का रौब पूरी तरह से जम चुका था और अब लाला सोहनलाल उनकी मेहमान नवाजी में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। कुछ मिनटों तक वे दोनों सीधे काम की बात पर नहीं आए, बल्कि मुक्केबाजों की तरह सावधानी से एक दूसरे को तौल रहे थे। वे जमींदारों, वोटों और मौसम जैसी ऊपरी बातों की आड़ में एक दूसरे की ताकत और इरादों को समझने की कोशिश कर रहे थे, इससे पहले कि वे अपने अपने असली मतलब की बात ब्रास टैक्स पर आते। मैंने सुना है कि आप हजरत बरकत अली को अच्छी तरह जानते हैं, सोहनलाल ने खुशामद करने वाली मुस्कान के साथ कहा। ये एक बनावटी मुस्कान थी, जिसका सीधा मकसद नानू काका को खुश करके अपना काम निकलवाना था, क्योंकि अब सोहनलाल को नानू काका में अपने बेटे के काम का फायदा साफ साफ दिखने लगा था। अरे वो अपना पुराना एचबी! नानू काका हजरत बरकत अली का पूरा नाम लेने की बजाय उन्हें सिर्फ एचबी कहकर ऐसे बुलाते हैं जैसे वो कोई बहुत पुराने और गहरे दोस्त हों। ये उनका तरीका है ये जताने का कि उनके संबंध सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि बहुत ही व्यक्तिगत और मजबूत हैं, जिससे सोहनलाल और भी ज्यादा प्रभावित हो जाए। आपको कैसे पता चला कि मैं एचबी को जानता हूँ? नानू काका ये सवाल पूछकर असल में हैरान होने का नाटक कर रहे हैं। ये उनकी एक और चाल है, जिससे वो जताते हैं कि उनके और अम्बेसडर के रिश्ते इतने गहरे और निजी हैं कि उन्हें हैरानी हो रही है कि ये बात सोहनलाल तक कैसे पहुंची और इससे उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। असल में तो हम दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे। ये कहकर नानू काका अपने रिश्ते को सिर्फ एक जान पहचान से उठाकर बचपन की गहरी दोस्ती का रूप दे रहे हैं, ताकि सोहनलाल को पूरा यकीन हो जाए कि एम्बेसडर उनकी कोई भी बात टाल नहीं सकते। एचबी मुझे हमेशा अपने बड़े भाई की तरह ही मानते थे। ये सिर्फ दोस्ती की बात नहीं है। ये कहकर नानू काका ये जता रहे हैं कि एम्बेसडर उनकी सलाह को उतना ही महत्व देते हैं जितना एक छोटा भाई अपने बड़े भाई की बात को देता है। ये सोचना ही कितना भावुक कर देने वाला है ना? नानू काका ऐसा कहकर सिर्फ एक तथ्य नहीं बता रहे, बल्कि अपनी झूठी कहानी में एक भावनात्मक गहराई डाल रहे हैं, ताकि सोहनलाल को उनके रिश्ते की सच्चाई पर और भी ज्यादा यकीन हो जाए। आज भी एचबी की हालत ये है कि वो मुझसे सलाह लिए बिना शायद ही कोई बड़ा फैसला लेते हैं। ये कहकर नानू काका अपने रिश्ते को सिर्फ दोस्ती या भाईचारे से ऊपर उठाकर एक ऐसे सलाहकार का दर्जा दे रहे हैं जिसकी राय के बिना एम्बेसडर भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाता। जब प्रधानमंत्री ने एचबी को एम्बेसडर का पद दिया तो वो खुद फैसला नहीं कर पा रहे थे। जानते हो आखिर किसने उनका मन बनवाया? ये सवाल पूछकर नानू काका अपनी बात को चरम पर ले जा रहे हैं, ये जताने के लिए कि उनका प्रभाव इतना ज्यादा है कि प्रधानमंत्री के दिए हुए पद पर भी एचबी ने उनकी सलाह के बाद ही हामी भरी। सोहनलाल को नानू काका की बात पर यकीन नहीं हो रहा, इसलिए वो आश्चर्य से पूछते हैं, क्या सच में आपने? ये सवाल दिखाता है कि नानू काका का फेंका हुआ जाल पूरी तरह काम कर गया है और सोहनलाल अब उन्हें एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति मान चुके हैं। नानू काका पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास से कहते हैं, हाँ, मैं ही था। इस जवाब से वो सोहनलाल के मन में बैठे आखिरी शक को भी खत्म कर देते हैं।
अब सोहनलाल को पूरा यकीन हो गया है कि नानू काका सचमुच एक बहुत बड़े और प्रभावशाली आदमी हैं। नानू काका बड़े ही अपनेपन और हल्के फुल्के अंदाज में हजरत बरकत अली का जिक्र करते हैं, जैसे वो कोई पुराना और बहुत करीबी दोस्त हो। ये कहने का तरीका सिर्फ उनकी दोस्ती नहीं दिखाता, बल्कि सोहनलाल के सामने अपनी हैसियत को और भी मजबूत करता है। सोहनलाल की ये जोरदार हंसी सिर्फ खुशी की नहीं, बल्कि चापलूसी और राहत की है, क्योंकि अब उन्हें अपने बेटे की नौकरी पक्की होती दिख रही है। लेखक उनके पान से रंगे दांत का जिक्र करके ये दिखाते हैं कि सोहनलाल की ये हंसी कितनी बनावटी और मतलब से भरी हुई है। सोहनलाल अब पूरी तरह चापलूसी पर उतर आए हैं और कहते हैं कि आज का दिन बहुत भाग्यशाली है कि आप मेरे इस छोटे से घर आए हैं। ये उनकी विनम्रता नहीं, बल्कि एक चाल है, क्योंकि अब उन्हें नानू काका में अपने बेटे की अटकी हुई नौकरी को बचाने का एक सुनहरा मौका दिख रहा है। अपनी चापलूसी को आगे बढ़ाते हुए सोहनलाल अब नानू काका के सामने अपनी असली समस्या रखते हैं। वो बताते हैं कि उनका बेटा जो यहाँ मंत्रालय में है, उसे हजरत बरकत अली के पास ही ट्रेड कमिश्नर बनकर जाना था, जिस पद पर अब कोई अड़चन आ गई है। ये कहकर वो नानू काका के फेंके हुए जाल में अपनी सबसे बड़ी उम्मीद डाल रहे हैं। लेकिन आप तो जानते ही हैं, मामले जितने सीधे दिखते हैं उतने होते नहीं। उनके अंदर भी कई दांव-पेंच और साजिशें चलती रहती हैं। ये व्हील्स विद इन व्हील्स एक मुहावरा है, जिसका इस्तेमाल सोहनलाल ये बताने के लिए कर रहे हैं कि किसी ने अंदरूनी राजनीति करके उनके बेटे का काम रुकवा दिया है। किसी ने एम्बेसडर के मन में मेरे बेटे के खिलाफ जहर घोल दिया है, यानी उसके बारे में झूठी बातें कहकर उसे भड़का दिया है। ये पॉइजन्ड द माइंड एक मुहावरा है और इसका इस्तेमाल करके सोहनलाल बता रहे हैं कि वो व्हील्स विद इन व्हील्स यानी अंदरूनी साजिश क्या थी, ताकि नानू काका को उन पर तरस आ जाए। सोहनलाल अब उस साजिश की वजह बताते हैं और कहते हैं कि ये सब इवैक्यूई प्रॉपर्टी से जुड़े किसी लेनदेन की वजह से हुआ है। ये वो संपत्ति होती है जो लोग खासकर बंटवारे के समय अपना देश छोड़कर जाते समय यहीं छोड़ गए थे, और अक्सर ऐसे सौदे गैर कानूनी और विवादित होते हैं। सोहनलाल को तुरंत एहसास होता है कि उन्होंने एक विवादित सौदे का जिक्र कर दिया है, इसलिए वो फौरन अपनी बात संभालते हुए कहते हैं, असल में वो सौदा तो पूरी तरह से कानूनी था। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि नानू काका के सामने उनकी छवि खराब न हो और वो एक ईमानदार व्यक्ति लगे जिसे साजिश में फंसाया गया है। नानू काका ने हाथ के इशारे से सोहनलाल को आगे कुछ भी समझाने से रोक दिया, क्योंकि उन्हें इस सौदे की सच्चाई या सफाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह उनका तरीका था यह दिखाने का कि वो एक बड़े आदमी हैं, जो छोटी मोटी बातों में नहीं उलझते, बल्कि सीधा समस्या का हल निकालते हैं। नानू काका बड़े ही आत्मविश्वास से घोषणा करते हैं, ये तो बहुत ही मामूली काम है। वो कहते नहीं बल्कि घोषणा करते हैं, जिससे ये लगता है कि सोहनलाल की इतनी बड़ी समस्या उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। इस एक वाक्य से वो सोहनलाल को ये यकीन दिला देते हैं कि उनकी पहुंच और ताकत बहुत ऊपर तक है और वो ऐसे काम चुटकियों में करवा सकते हैं। मैं एचबी को चिट्ठी लिखकर कह दूंगा कि ये काम कर दे। नानू काका ये बात इतने सामान्य और अधिकार भरे अंदाज में कहते हैं, मानो किसी एम्बेसडर को आदेश देना उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। यही वो पल है जब नानू काका का फेंका हुआ जाल पूरी तरह काम कर जाता है और सोहनलाल को यकीन हो जाता है कि ये आदमी सच में उनका काम करवा सकता है। नानू काका तुरंत सोहनलाल को धन्यवाद देने से रोक देते हैं। ऐसा करके वो ये जता रहे हैं कि उनके जैसे बड़े और प्रभावशाली लोगों के लिए ये कोई एहसान नहीं, बल्कि एक मामूली सी बात है जिसके लिए शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं होती। मुझे बिल्कुल भी धन्यवाद मत दीजिए। यह कहकर नानू काका अपनी महानता और बड़प्पन दिखा रहे हैं।
वो यह जताना चाहते हैं कि उनके जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के लिए ये इतना छोटा काम है कि इसके लिए धन्यवाद की भी जरूरत नहीं है, और ऐसा करके वो सोहन लाल पर एक एहसान भी डाल रहे हैं। आखिरकार हम जैसे लोग जो समाज में जाने माने और प्रभावशाली होते हैं, उन्हें तो एक दूसरे की मदद करनी ही पड़ती है। ये कहकर नानू काका बड़ी चालाकी से खुद को सोहन लाल के बराबर का बड़ा आदमी साबित कर रहे हैं और ये जता रहे हैं कि प्रभावशाली लोगों का ये एक गुप्त नियम होता है कि वे एक दूसरे का काम निकालते हैं। यह एक कहावत है जिसका मतलब है कि एक भलाई के बदले दूसरी भलाई होनी चाहिए। इसे कहकर नानू काका बड़ी चालाकी से सोहन लाल पर एक एहसान डाल रहे हैं और ये इशारा कर रहे हैं कि अब सोहन लाल को भी उनके लिए एक काम करना होगा। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि नानू काका का अगला दांव है जिससे वो अपना असली काम निकलवाएंगे। नानू काका ने अपनी चांदी की सुंघनी की डिबिया खोली और एक चुटकी ली। ये सिर्फ उनकी आदत नहीं है, बल्कि ये एक इशारा है कि अब वो कोई नई योजना बना रहे हैं या बातचीत को एक नया महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले हैं। सुंघनी लेने के बाद उन्होंने अपने अंगोछे पर उंगलियां झाड़ी और बहुत ही साधारण तरीके से वेलफेयर मिनिस्टर का नाम ले लिया। ये कोई अचानक निकली हुई बात नहीं थी, बल्कि सोहन लाल की प्रतिक्रिया जानने की एक सोची समझी चाल थी, ताकि पता चल सके कि दोनों में दोस्ती है या दुश्मनी। वेलफेयर मिनिस्टर का नाम सुनते ही सोहन लाल के चेहरे पर जो बनावटी मुस्कान चिपकी हुई थी, वो तुरंत गायब हो गई। इससे ये साफ हो गया कि नानू काका का अंदाजा बिल्कुल सही था और इन दोनों नेताओं के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। सोहन लाल तुरंत पूछते हैं, क्या वेलफेयर मिनिस्टर आपके दोस्त है? ये सवाल उनकी घबराहट को दिखाता है, क्योंकि अगर नानू काका उनके दुश्मन मिनिस्टर के दोस्त निकले तो सोहन लाल की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। इस एक जवाब पर ही उनकी आगे की बातचीत टिकी हुई थी। नानू काका ने इस सवाल को स्वीकार किया, जैसे वो इस पर विचार कर रहे हों। यह एक पल का ठहराव है जो कहानी में तनाव पैदा करता है और सोहन लाल को बेचैन कर देता है कि जवाब क्या होगा। नहीं, पूरी तरह से दोस्त तो नहीं है। नानू काका का ये जवाब एक बहुत ही चालाक कदम है। वे न तो हाँ कह रहे हैं, न ही पूरी तरह से ना, ताकि सोहन लाल को ये भरोसा हो जाए कि वे मिनिस्टर के पक्ष में नहीं है और वो खुलकर अपनी दुश्मनी की वजह बता दे। यह सुनकर सोहन लाल ने राहत की सांस ली और कहा, मैं बहुत खुश हूँ। उन्हें तसल्ली हो गई कि नानू काका उनके दुश्मन वेलफेयर मिनिस्टर के करीबी नहीं हैं, इसलिए अब वो खुलकर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। सोहन लाल अपनी खुशी को फिर से दोहराते हैं। ये दोहराव उनकी गहरी राहत और वेलफेयर मिनिस्टर के प्रति उनकी तीव्र नफरत को दिखाता है। अब नानू काका को यकीन हो गया है कि उन्होंने सोहन लाल की दुखती रग पकड़ ली है। वो आदमी कितना एहसान फरामोश है। सोहन लाल की राहत अब सीधे गुस्से में बदल जाती है। यहाँ से वो अपनी दुश्मनी की कहानी सुनाना शुरू करते हैं, ये जताते हुए कि उन्होंने मिनिस्टर पर बहुत उपकार किए थे, जिन्हें अब पूरी तरह से भुला दिया गया है। सोहन लाल अब अपनी दुश्मनी की असली वजह बताते हैं कि उन्होंने ही उस आदमी को चुनाव का टिकट दिलवाया और हर तरह से उसकी मदद की थी। ये कहकर वे खुद को एक किंग मेकर की तरह दिखा रहे हैं, जिसे अब उसी के बनाए हुए आदमी ने धोखा दे दिया है, और यही उनके गुस्से की जड़ है। अब जाकर ये बात साफ हुई कि मिनिस्टर और लाला सोहन लाल, जो कभी बहुत गहरे दोस्त थे, अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। एट डैगर्स ड्रॉन एक मुहावरा है जिसका मतलब है खुली दुश्मनी, मानो दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए कटार निकाले खड़े हों। नानू काका को अब समझ आ गया था कि इसी दुश्मनी का फायदा उठाकर वो मिनिस्टर तक पहुंच सकते हैं। उनकी ये दुश्मनी पिछले साल तब शुरू हुई जब मिनिस्टर ने अपनी बेटी का रिश्ता लाला जी के बेटे के लिए ठुकरा दिया था।
ये सिर्फ एक शादी से इनकार नहीं था, बल्कि सोहनलाल जैसे बड़े पार्टी बॉस के लिए ये एक सामाजिक और राजनीतिक अपमान था, जिसने उनकी दोस्ती को दुश्मनी की आग में बदल दिया। उसे एक राजकुमार चाहिए, सोहनलाल ने नफरत से नाक चढ़ाकर कहा। ये कहकर वे मिनिस्टर की हैसियत का मजाक उड़ा रहे हैं कि जिस आदमी को उन्होंने राजनीति में खड़ा किया वो अब अपने बेटे को ठुकराकर शाही रिश्ते ढूंढ रहा है। आजकल के जमाने में राजकुमार की क्या हैसियत रह गई है, ये कहकर सोहनलाल मिनिस्टर की सोच का मजाक उड़ा रहे हैं कि वो पुरानी खोखली शान के पीछे भाग रहा है। फह शब्द उनकी गहरी नफरत और घृणा को दिखाता है, जैसे वो कह रहे हों, थू है ऐसी सोच पर। यह एक राज की बात है, पर मैं बताता हूँ कि उस मिनिस्टर ने अपने लौटने के सारे रास्ते खुद ही खत्म कर दिए हैं। बर्न्ट हिज बोट्स एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि उसने ऐसा कदम उठाया है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। सोहनलाल असल में ये कह रहे हैं कि मुझसे दुश्मनी मोल लेकर मिनिस्टर ने अपना राजनीतिक भविष्य पूरी तरह तबाह कर लिया है। सोहनलाल यहाँ सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहा, बल्कि अपनी ताकत दिखाते हुए धमकी दे रहा है। पार्टी बॉस होने के नाते वो ये जता रहा है कि मुझसे दुश्मनी लेने का अंजाम ये होगा कि मैं खुद ये सुनिश्चित करूंगा कि उस मिनिस्टर का राजनीतिक करियर ही खत्म हो जाए। इस शब्द को दोहराकर सोहनलाल अपनी बात पर जोर दे रहा है। ये सिर्फ हैरानी जताना नहीं, बल्कि ये एक खुली धमकी है कि पार्टी बॉस होने के नाते वो खुद ये सुनिश्चित करेगा कि मिनिस्टर को अगला टिकट न मिले। सोहनलाल अपनी बेइज्जती को दोहराते हुए कहते हैं कि उस मिनिस्टर की हिम्मत तो देखो, मेरे बेटे के रिश्ते को ठुकरा दिया और उसे अपनी बेटी के लिए एक राजकुमार चाहिए। बाह शब्द सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि उनकी घोर नफरत और तिरस्कार का प्रतीक है, जैसे वो कह रहे हों, क्या बकवास है। और सबसे बड़ी मजाक की बात तो ये है कि अभी तक उन दोनों परिवारों के बीच कुंडलियों का आदान प्रदान भी नहीं हुआ है। ये कहकर सोहनलाल मिनिस्टर का मजाक उड़ा रहा है कि उसने एक पक्के रिश्ते को एक ऐसे हवाई वादे के लिए ठुकरा दिया जिसकी अभी तक कोई बुनियाद ही नहीं है, क्योंकि कुंडली मिलाना तो रिश्ते की पहली सीढ़ी होती है। हद तो ये है कि दोनों तरफ के ज्योतिषियों ने मिलकर ये भी तय नहीं किया है कि ये रिश्ता शुभ होगा भी या नहीं। ये बात दिखाती है कि मिनिस्टर का राजकुमार वाला रिश्ता अभी सिर्फ एक ख्याली पुलाव है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं, और इसी खोखली शान के लिए उसने सोहनलाल जैसे ताकतवर आदमी से दुश्मनी मोल ले ली है। कितनी शर्मनाक बात है, नानू काका ने भी नफरत भरी आवाज में कहा। ये उनकी असली भावना नहीं है, बल्कि सोहनलाल के गुस्से में अपना गुस्सा मिलाकर उसका पूरा भरोसा जीतने की एक चाल है। वो ये दिखा रहे हैं कि मिनिस्टर ने जो किया वो सिर्फ सोहनलाल का नहीं, बल्कि उनका भी अपमान है। इस शब्द को दोहराकर नानू काका सोहनलाल के गुस्से की आग में घी डाल रहे हैं। वे सिर्फ सहमति नहीं जता रहे, बल्कि ये साबित कर रहे हैं कि मिनिस्टर का ये काम सिर्फ एक अपमान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है, और इस तरह वे सोहनलाल का पूरा विश्वास जीत लेते हैं। कौन से राजकुमार की बात कर रहे थे आप? नानू काका ये सवाल ऐसे पूछते हैं मानो ये कोई मामूली बात हो जिसे उन्होंने ठीक से सुना नहीं, लेकिन असल में यही वो कमजोर कड़ी है जिसे पकड़कर वे अब मिनिस्टर तक पहुंचने का अपना जाल बुनेंगे। निनौर नाम का कोई 2 कौड़ी का यानी मामूली सा राज्य है, ये कहकर सोहनलाल उस राज्य का मजाक उड़ा रहा है और अपनी बेइज्जती का गुस्सा निकाल रहा है। वो ये जताना चाहता है कि मिनिस्टर ने उसके जैसे ताकतवर आदमी को ठुकराकर एक बिल्कुल महत्वहीन और छोटी सी रियासत को चुना है, और यही वो जानकारी थी जिसका नानू काका को इंतजार था। घर से निकलते समय नानू काका ने सोहनलाल को फिर से ये वादा करके पूरी तरह अपने भरोसे में ले लिया कि वो उसी दिन ओल्ड एचबी को चिट्ठी लिख देंगे। ये उनका आखिरी दाव था, ताकि सोहनलाल को उनकी पहुंच पर कोई शक न रहे और वो मंत्री के बारे में और जानकारी दें।
जैसे ही उनकी गाड़ी चली, लालाजी और उनका अकड़ दिखाने वाला सेक्रेटरी दोनों बरामदे से झुककर नानू काका को विदा कर रहे थे। ये झुकना सिर्फ सम्मान नहीं था, बल्कि नानू काका की जीत का पक्का सबूत था कि उनका झूठ पूरी तरह काम कर गया है और सोहनलाल अब उन्हें बहुत बड़ा और प्रभावशाली आदमी मान चुका है। उस शाम नानू काका अजीब तरह से बिल्कुल चुप थे और खाना खाते ही सोने चले गए। दिन में इतनी बड़ी सफलता पाने के बाद उनका ये शांत रहना दिखाता है कि उनका दिमाग आराम नहीं कर रहा था, बल्कि अगले बड़े काम की योजना बनाने में लगा हुआ था। लेकिन अगली सुबह वो फिर से पूरी तरह खुश और ऊर्जा से भरे हुए थे। उनकी रात की खामोशी का मतलब था कि उनके दिमाग में योजना बन रही थी, और सुबह की ये चहचहाहट इस बात का संकेत थी कि मंत्री से मिलने की अगली तरकीब अब पूरी तरह तैयार है। नानू काका ने ऐलान किया कि आज सुबह हम मंत्री के घर जा रहे हैं। ये ऐलान उनकी सुबह की चहचहाहट का सीधा नतीजा था। रात भर की खामोशी के बाद अब उनकी योजना पूरी तरह तैयार थी और उसे तुरंत अमल में लाना था। ये सुनते ही लेखक ने तुरंत घबराकर अपने मामा से विनती की कि वो इस काम में शामिल नहीं होना चाहते। सोहनलाल के घर जाने का अनुभव और नानू काका के तौर तरीकों को देखकर वो समझ गए थे कि ये मुलाकात सीधी साधी नहीं होगी, और एक सरकारी अफसर होने के नाते मंत्री के घर जाकर कोई भी गड़बड़ करना उनकी नौकरी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। बोलने से पहले नानू काका ने जानबूझकर नस्वार की एक चुटकी ली और इस काम में इतना समय लगाया कि ऐसा लगा मानो वो लेखक की विनती को भूल ही गए हों। ये भूलना नहीं, बल्कि लेखक की घबराहट को पूरी तरह से नज़रअंदाज करना था, ये दिखाने के लिए कि अब उनकी बात का कोई महत्व नहीं और फैसला हो चुका है। तुम्हारी ये कार बहुत पुरानी और बहुत छोटी है। ये सिर्फ कार की आलोचना नहीं थी, बल्कि नानू काका की नई योजना का पहला कदम था। वो जानते थे कि मंत्री पर प्रभाव डालने के लिए एक मामूली सरकारी अफसर की कार काम नहीं आएगी। उन्हें अपने रुतबे के लायक एक बड़ी और शानदार गाड़ी की जरूरत थी। हमें मंत्री पर रौब जमाने के लिए इससे कहीं ज्यादा शानदार और बड़ी चीज की जरूरत होगी। नानू काका का मानना था कि किसी बड़े आदमी से मिलने पर आपकी गाड़ी ही आपका पहला परिचय होती है, और ये परिचय ऐसा होना चाहिए कि मंत्री के लोग उन्हें अंदर आने से रोक ही ना पाएं। याद है सोहनलाल के सेक्रेटरी ने शुरू में हमारे साथ कितना ठंडा बर्ताव किया था? नानू काका इस सवाल से लेखक को सीधे ये एहसास दिला रहे हैं कि उनकी छोटी और पुरानी कार की वजह से ही उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। वो ये साबित कर रहे थे कि बड़े लोगों की दुनिया में आपका पहला प्रभाव आपकी गाड़ी से ही बनता है, और वही तय करता है कि आपको सम्मान मिलेगा या नहीं। नानू काका यहाँ अपनी बात को और पक्का करते हुए कहते हैं कि अगर हम एक बड़ी गाड़ी में गए होते तो उस सेक्रेटरी का बर्ताव हमारे प्रति बिल्कुल अलग होता। यह उनका तरीका है लेखक को ये समझाने का कि दिल्ली के सत्ता के गलियारों में इंसान की कीमत नहीं, बल्कि उसकी गाड़ी का आकार और उसकी शान शौकत देखकर उसका सम्मान तय किया जाता है। लेखक ने घबराकर एक आसान रास्ता सुझाया, टैक्सी कर लें तो? ये उनकी सीधी साधी सोच को दिखाता है, जो नानू काका की दिखावे और रौब जमाने वाली योजना के बिल्कुल उलट थी। उनके लिए गाड़ी सिर्फ एक जरूरत थी, जबकि नानू काका के लिए ये मंत्री को प्रभावित करने का एक शक्तिशाली हथियार था। नहीं, टैक्सी बिल्कुल नहीं। नानू काका ने इस सुझाव को तुरंत खारिज कर दिया, क्योंकि टैक्सी कोई भी आम आदमी किराए पर ले सकता है और ये उनके बनाए जा रहे ऊंचे रुतबे की पूरी हवा निकाल देती। मंत्री पर रौब जमाने के लिए उन्हें एक प्राइवेट शानदार गाड़ी चाहिए थी, जो उनकी अपनी लगे, न कि एक किराए की सवारी जो उनकी असलियत बता दे। उन्हें एक प्राइवेट कार चाहिए जिसे वर्दी पहना हुआ एक खास ड्राइवर चला रहा हो, और गाड़ी जितनी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा असर पड़ेगा।
नानू काका का प्लान सिर्फ मंत्री से मिलना नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिखावा करना है जिससे मंत्री के लोग उन्हें कोई मामूली इंसान समझने की गलती ही न करें। वर्दी वाला ड्राइवर और बड़ी गाड़ी इसी दिखावे का सबसे जरूरी हिस्सा हैं। तभी लेखक को अपने एक जानने वाले की कार याद आई, जो महीनों से बिक नहीं रही थी। ये कोई मामूली गाड़ी नहीं, बल्कि एक बहुत ही विशाल, शाही और अजीबोगरीब दिखने वाली कार थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो उसे खास तौर पर किसी राजा महाराजा के जुलूस के लिए ही बनाया गया हो। नानू काका को मंत्री पर रौब जमाने के लिए जैसी गाड़ी चाहिए थी, ये ठीक वैसी ही थी, इतनी शानदार कि कोई भी उसे देखकर धोखा खा जाए। लेखक ने तुरंत नानू काका को उस शाही और विशाल गाड़ी के बारे में बता दिया। ये जानते हुए भी कि ये सब एक धोखा है, लेखक ने खुद ही नानू काका की अगली चाल के लिए सबसे जरूरी हथियार उनके हाथ में थमा दिया, जो दिखाता है कि वो नानू काका के प्रभाव से बच नहीं सकते थे। बस यही गाड़ी चाहिए, हम इसे थोड़ी देर चलाकर देखने के बहाने ले लेंगे, नानू काका ने बड़े ही सहज अंदाज में कहा। उनका ये लापरवाह तरीका दिखाता है कि धोखे से किसी की गाड़ी इस्तेमाल करने की योजना बनाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि एक मामूली सी तरकीब है। ये सुझाव नहीं, बल्कि उनकी अगली चाल का ऐलान था। लेखक ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, कार तो मिल जाएगी, पर तभी अगर हम अमीर और असली खरीदार लगें। ये उनकी चिंता थी कि नानू काका की योजना में एक बहुत बड़ी कमी है। वो दोनों ऐसी शाही गाड़ी खरीदने की हैसियत वाले नहीं लगते और कार का मालिक उन्हें देखते ही मना कर देगा। लेकिन क्या हम सच में वैसे अमीर खरीदार लगते हैं? ये सवाल लेखक की असल चिंता को दिखाता है। वो जानते थे कि उनकी और नानू काका की साधारण हैसियत देखकर कोई भी उन्हें उस शाही गाड़ी का खरीदार मानने की गलती नहीं करेगा और उनका झूठ पहली नज़र में ही पकड़ा जाएगा। गाड़ी बेचने वाले ये दलाल बहुत शातिर होते हैं। वो 1 मील दूर से ही अमीर आदमी को सूंघ लेते हैं। ये सूंघना कोई असली गंध नहीं, बल्कि एक मेटाफर है। वो किसी के कपड़ों और आत्मविश्वास से ही उसकी हैसियत भांप लेते हैं। नानू काका ये कहकर लेखक की चिंता को चुनौती दे रहे हैं कि भले ही दलाल होशियार हैं, पर वो उनसे भी ज्यादा होशियारी से एक अमीर आदमी होने का नाटक कर सकते हैं। नानू काका ने लेखक की चिंता को सिरे से खारिज करते हुए कहा, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ये उनका तरीका था ये बताने का कि दिखावे और धोखे का ये खेल उनका है और इसमें लेखक की सीधी साधी सोच की कोई जगह नहीं है। तुम बस इस योजना की छोटी छोटी बातों की चिंता करना छोड़ दो, वो सब मैं संभाल लूंगा। नानू काका यह कहकर लेखक को पूरी तरह से चुप करा देते हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ भरोसा नहीं दिला रहे, बल्कि ये बता रहे हैं कि अमीर खरीदार दिखने की पूरी योजना उसकी हर छोटी से छोटी बारीकी के साथ उनके दिमाग में पहले से ही तैयार है। लेखक ने नानू काका की योजना में एक और बड़ी मुश्किल की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ठीक है, गाड़ी तो मिल जाएगी, पर यह वर्दी वाला खास ड्राइवर कहाँ से आएगा? ये सवाल उनकी चिंता को दिखाता है, क्योंकि वो जानते थे कि एक शानदार गाड़ी का इंतजाम शायद हो भी जाए, लेकिन एक वर्दीधारी ड्राइवर को लाना लगभग नामुमकिन था और इसके बिना पूरा प्लान फेल हो जाता। तुम बनोगे और कौन? नानू काका ने बड़े ही सपाट और भामहीन अंदाज में कहा। ये लेखक के लिए एक झटके जैसा था, क्योंकि उनके मामा ने उन्हें एक सरकारी अफसर को एक मामूली ड्राइवर की भूमिका में डाल दिया था, जैसे ये कोई बड़ी बात ही न हो। ये दिखाता है कि नानू काका अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उन्हें अपने भांजे की सरकारी हैसियत की कोई परवाह नहीं है। अमीर खरीदार होने का नाटक करने के लिए नानू काका ने तुरंत अपनी चेकबुक निकाली और 1000 रुपए का चेक लिख दिया। ये सिर्फ एक चेक नहीं था, बल्कि गाड़ी बेचने वालों को धोखा देने के लिए उनका पहला और सबसे बड़ा सबूत था कि वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत अमीर आदमी है जो बातों से नहीं, पैसों से काम करता है।
उस 1000 रुपए के चेक को उन्होंने बड़े करीने से मोड़ा और अपने एक पुराने कोट की भीतरी जेब में डाल लिया। ये उनकी एक और चालाकी थी। एक पुराने साधारण कोट से जब इतना बड़ा चेक निकलेगा तो देखने वाले पर ये असर पड़ेगा कि ये कोई ऐसा अमीर आदमी है जिसे दिखावे की परवाह नहीं और जिसके लिए 1000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। लेखक से धोबी को बुलाने के लिए कहकर नानू काका अपनी योजना का सबसे अहम किरदार मंच पर ला रहे थे। ये धोबी सिर्फ कपड़े लेने नहीं आ रहा था, बल्कि वो उस नाटक का हिस्सा बनने वाला था जिसमें गाड़ी के दलाल के सामने गलती से उस पुराने कोट में से 1000 रुपए का चेक निकलेगा, जिससे उनकी अमीरी का नाटक और भी असली लगेगा। लेखक के बुलाने पर धोबी आया और नानू काका ने उसे वही पुराना कोट दिया जिसमें 1000 रुपए का चेक रखा था। उसे बाहर ले जाकर अकेले में बात करना उनकी चाल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि वो धोबी को ये नहीं बता रहे थे कि कपड़े कैसे धोने हैं, बल्कि उसे ये सिखा रहे थे कि गाड़ी के दलाल के सामने उस चेक को ढूंढने का नाटक कैसे करना है। धोबी को अपनी योजना में शामिल करने के बाद वे सीधे सिक्का ऑटो डीलर्स पहुंचे और नानू काका ने उस शाही गाड़ी को चलाकर देखने की इजाजत मांगी। ये पूछना सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि उनके उस नाटक की शुरुआत थी जिसमें उन्हें एक अमीर खरीदार बनकर गाड़ी को कुछ घंटों के लिए हासिल करना था। नरेटर और नानू काका ने मैनेजर से बात शुरू ही की थी कि धोबी दुकान में दौड़ता हुआ आ गया। उसके एक हाथ में नानू काका का पुराना कोट था और दूसरे में वो चेक लहरा रहा था। ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि नानू काका की सोची समझी चाल थी ताकि मैनेजर पर उनकी अमीरी का रौब जम सके। धोबी हाँफते हुए बोला, अरे आप यहाँ हैं? उसका इस तरह हाँफना और परेशान दिखना भी नानू काका के नाटक का ही हिस्सा था, ताकि मैनेजर को ये विश्वास हो जाए कि धोबी कितनी ईमानदारी से एक बड़े आदमी का पैसा लौटाने आया है। धोबी ने चेक दिखाते हुए कहा, देखिए, आपने अपने इस कोट में क्या छोड़ दिया था। ये धोबी की ईमानदारी नहीं, बल्कि नानू काका का रचा हुआ नाटक था, ताकि मैनेजर को लगे कि नानू काका इतने बड़े आदमी हैं कि 1000 रुपए का चेक भी यूं ही कोट में भूल जाते हैं। नानू काका ने चेक को हाथ में ऐसे दूर पकड़ा जैसे वो कोई मामूली कागज हो और अपनी लापरवाही पर च च की आवाज निकाली। उनका ये अंदाज मैनेजर पर रौब जमाने के लिए था, ताकि मैनेजर को लगे कि ऐसे 1000 रुपए के चेक तो उनकी जेब में यूं ही पड़े रहते हैं। नानू काका ने कहा, मैं भी कितना लापरवाह हूँ। ये उनकी असली लापरवाही नहीं थी, बल्कि मैनेजर को ये यकीन दिलाने का नाटक था कि वो इतने बड़े आदमी हैं कि 1000 रुपए जैसी छोटी मोटी रकम की उन्हें परवाह ही नहीं रहती। उनका मकसद सिर्फ अपनी अमीरी का दिखावा करना था। मैं हमेशा ही ऐसी भूल करता रहता हूँ। ये कहकर नानू काका मैनेजर के दिमाग में अपनी अमीरी की छाप और भी गहरी कर रहे थे। उनका मतलब था कि 1000 रुपए जैसी छोटी मोटी रकम तो वे अक्सर यूं ही भूल जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। और तो और ये एक बियरर चेक था जिसे कोई भी बैंक में जाकर कैश करा सकता था, किसी पहचान की भी जरूरत नहीं पड़ती। नानू काका ये बात जोर देकर इसलिए कहते हैं ताकि मैनेजर पर उनकी अमीरी का और भी ज्यादा असर हो कि देखो, ये आदमी कितना अमीर और लापरवाह है कि ऐसे चेक भी यूं ही कोट में छोड़ देता है। नानू काका ने धोबी से कहा, भले आदमी, ये रहा तुम्हारा इनाम। ये इनाम धोबी की ईमानदारी के लिए उतना नहीं था जितना मैनेजर पर अपनी अमीरी और दरियादिली की छाप छोड़ने के लिए था। ये उनके नाटक का आखिरी हिस्सा था जिससे मैनेजर पूरी तरह प्रभावित हो जाए। ईमानदारी जैसी कोई चीज नहीं है, ये बात नानू काका धोबी से कह रहे थे, लेकिन असल में मैनेजर को सुना रहे थे। ये उनकी चाल का आखिरी दाव था, ताकि मैनेजर को यकीन हो जाए कि वो न सिर्फ अमीर हैं, बल्कि ऊंचे सिद्धांतों वाले एक भरोसेमंद इंसान भी हैं। सबसे बड़ी विडंबना, आयरनी तो ये है कि ईमानदारी की सबसे बड़ी तारीफ उस कमरे का सबसे बड़ा धोखेबाज कर रहा था।
उन्होंने धोबी को इनाम में 2 रुपए का नोट दिया और उसकी पीठ थपथपाई। ये इस पूरे नाटक का सबसे मजेदार और विडंबना आयरॉनिक वाला हिस्सा है। 1000 रुपए के चेक की ईमानदारी का इनाम सिर्फ 2 रुपए। इससे मैनेजर को ये भी यकीन हो गया कि नानू काका सच में इतने अमीर हैं कि उनके लिए रुपए पैसे कोई मायने नहीं रखते। और धोबी भी खुश हो गया क्योंकि ये सब तो पहले से ही तय था। अपनी अमीरी का ये शानदार नाटक दिखाने के बाद कार का मामला तो बिल्कुल ही आसान हो गया। मैनेजर नानू काका की झूठी शान शौकत से इतना प्रभावित हो चुका था कि उसने बिना कोई सवाल किए या असली पहचान मांगे उन्हें कार आजमाने के लिए दे दी। नानू काका का पूरा प्लान कामयाब हो गया था। नरेटर अपनी सफेद जोधपुरी कोट और नारंगी पगड़ी पहनकर गाड़ी चला रहे थे। ये उनकी अपनी पसंद नहीं बल्कि नानू काका के दिए गए रोल के लिए एक यूनिफॉर्म थी, जिसमें वो किसी बड़े आदमी के ड्राइवर लग रहे थे। नानू काका का प्लान ही यही था कि मंत्री के घर पहुंचने से पहले ही उनकी शान शौकत का एक माहौल तैयार हो जाए। और पीछे की सीट पर नानू काका पूरे शाही अंदाज में किसी राजा की तरह बैठे थे। उनका ये नया रूप जो उन्होंने मंत्री को प्रभावित करने के लिए अपनाया था, बिल्कुल असली लग रहा था। वो हर तरह से किसी रियासत के पुश्तैनी खानदानी पंडित ही दिख रहे थे। अपनी शानदार गाड़ी और शाही वेशभूषा में वे दोनों मंत्री के घर की तरफ चल पड़े। नानू काका का प्लान अब अपने अगले चरण में था, जहां इस झूठी शान शौकत का इस्तेमाल करके मंत्री पर पहला प्रभाव डालना था। नानू काका की शाही शान शौकत देखकर मंत्री के नौकर और सेक्रेटरी उनके आगे पीछे घूमने लगे, लेकिन नानू काका ने अपने आने का कारण बताने से साफ मना कर दिया। उन्होंने बस विजिटर्स बुक मंगवाई। ये उनकी एक और चाल थी, ताकि लगे कि वो कोई मामूली मुलाकाती नहीं बल्कि एक बहुत बड़े आदमी हैं जो सिर्फ अपना नाम दर्ज करने आए हैं। नानू काका ने बड़े रौब से घोषणा की, मैं तो बस एक औपचारिक मुलाकात के लिए आया हूँ। ये उनकी सबसे बड़ी चाल थी। ऐसा कहकर उन्होंने ये दिखाया कि उन्हें मंत्री से कोई काम नहीं है, बल्कि वो तो एक वीआईपी की तरह बस अपना नाम दर्ज कराने आए हैं, ताकि मंत्री को पता चल जाए कि उनके बराबर का कोई आदमी शहर में आया है। मेरी मंत्री जी को परेशान करने की कोई इच्छा नहीं है। यह कहकर नानू काका ने अपना रुतबा और भी बढ़ा लिया। वो ये जता रहे थे कि वो इतने बड़े आदमी हैं कि उन्हें मंत्री से मिलने की जरूरत नहीं, बल्कि मंत्री को उनसे मिलना चाहिए। और ये एक मनोवैज्ञानिक चाल थी, ताकि मंत्री खुद उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो जाए। यह तो बस एक औपचारिकता है, एक पुरानी रस्म, जिसे हम पुरानी रियासतों के लोग आज भी निभाते हैं। इस एक वाक्य से नानू काका ने अपनी झूठी पहचान पर शाही मोहर लगा दी, ये जताते हुए कि वो आम लोगों की तरह काम से नहीं बल्कि अपनी परंपराओं और ऊंचे रुतबे की वजह से यहाँ आए हैं। हमारे महाराजा साहब इन जैसी औपचारिकताओं और शिष्टाचार का बहुत सख्ती से पालन करवाते हैं। यह कहकर नानू काका ने अपनी झूठी कहानी में एक महाराजा का जिक्र कर दिया, ताकि मंत्री के सेक्रेटरी को यह लगे कि वो किसी बहुत बड़े और शाही घराने के आदमी हैं। यह उनकी चाल का अगला कदम था, जिससे उनका रुतबा और भी बड़ा लगे। नानू काका का शाही रौब और वीआईपी वाला अंदाज इतना असरदार था कि मंत्री के लोग तुरंत विजिटर्स बुक ले आए। वे पूरी तरह से उनके झांसे में आ चुके थे और उन्हें सच में किसी रियासत का एक बहुत बड़ा आदमी समझ रहे थे। ये नानू काका के प्लान की पहली कामयाबी थी, क्योंकि अब इसी किताब का इस्तेमाल वो अपनी असली चाल चलने के लिए करने वाले थे। पहली बार नरेटर, जो अब तक नानू काका से परेशान थे, उन्हें सच में तारीफ भरी नजरों से देखते हैं। नानू काका ने सिर्फ अपना नाम ही नहीं लिखा, बल्कि बड़े शाही अंदाज में आगे जोड़ा, महाराजा ऑफ निन्नौर के खानदानी ज्योतिषी। ये उनका सबसे बड़ा दाव था, क्योंकि उन्होंने सीधे मंत्री की दुखती रग पर हाथ रख दिया था, जिसे अपनी बेटी की शादी निन्नौर के राजकुमार से करानी थी। और अपने इस शानदार दांव के आखिर में उन्होंने दिल्ली के पते की जगह नरेटर का पता लिख दिया।
ये उनकी चाल का अंतिम और सबसे अहम कदम था। अब मंत्री को खुद चलकर उनके पास यानी नैरेटर के घर आना पड़ेगा। इस एक काम से नानू काका ने पूरी बाजी पलट दी थी और अब मंत्री जो अब तक पहुंच से बाहर थे, खुद उनसे मिलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बिना एक और शब्द कहे नानू काका तेजी से गाड़ी में बैठ गए और ऐसा बर्ताव किया जैसे उन्हें कहीं पहुंचने की बहुत ज्यादा जल्दी हो। ये उनकी एक और चाल थी, ये दिखाने के लिए कि उनका समय कितना कीमती है और अब उन्हें किसी और बड़े काम के लिए तुरंत निकलना है। मुझे महाराजा सुक्कता के महल ले चलो। ये आदेश देकर उन्होंने अपने बड़े आदमी होने का नाटक जारी रखा, ये जताते हुए कि उनकी मुलाकातें अब मंत्रियों से नहीं बल्कि सीधे राजा महाराजाओं से होती हैं। मुझे वो सारी जन्मपत्रियां लौटानी हैं जो मुझे भरोसे से सौंपी गई हैं। ये बात उन्होंने जोर से इसलिए कही ताकि सोहनलाल को ये यकीन हो जाए कि नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर और निन्नौर के राजकुमार के रिश्ते के मामले में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, शायद एक शाही ज्योतिषी, रॉयल एस्ट्रोलॉजर हैं। ये उनकी अगली बड़ी चाल थी जिससे वे अब सीधे वेलफेयर मिनिस्टर तक पहुंचने का रास्ता बना रहे थे। जैसे ही गाड़ी गेट से बाहर मुड़ी, मैंने पीछे देखा तो ऊपर की मंजिल की खिड़की से खादी पहने एक विशाल परछाई हमें झांक रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि लाला सोहनलाल थे, जो इस बात का सबूत था कि नानू काका का आखिरी दाव सफल हो गया था और लाला जी अब पूरी तरह उनके जाल में फंस चुके थे। लाला सोहनलाल जैसे बड़े आदमी को अपनी बातों में फंसाने के बाद अब घर का माहौल बिल्कुल साधारण था। हम चाय खत्म करके उस बिल्ली के बच्चे को सलीका सिखा रहे थे, जिसने अभी अभी फर्श पर पेशाब कर दिया था। ये दृश्य एक मजेदार विरोधाभास पैदा करता है। एक तरफ नानू काका की बड़ी बड़ी राजनीतिक चालें और दूसरी तरफ घर की ये छोटी सी आम समस्या। तभी घर के सामने सफेद त्रिभुज के निशान वाली एक गाड़ी आकर रुकी, जो किसी मिनिस्टर की सरकारी गाड़ी होती है। ये इस बात का सीधा संकेत था कि लाला सोहनलाल के घर पर बोला गया नानू काका का बड़ा झूठ अब अपना असर दिखा चुका था और मिनिस्टर खुद उन तक पहुंच गए थे। और नानू काका हाथ जोड़कर उस वेलफेयर मिनिस्टर का स्वागत करने बाहर निकले, जो खुद उनसे मिलने आया था। ये उनकी योजना की सबसे बड़ी सफलता थी। जिस मंत्री से मिलना नामुमकिन लग रहा था, वो अब खुद उनके दरवाजे पर था और नानू काका बड़ी विनम्रता का नाटक करते हुए उसका स्वागत कर रहे थे। नानू काका कल चले गए और उनका मिशन पूरा हो चुका था। जिस मंत्री से मिलना नामुमकिन लग रहा था, वो आखिर में खुद उनसे मिलने घर आया, जो नानू काका की असाधारण चतुराई और योजना की सबसे बड़ी जीत थी। मुझे आज तक ये पता ही नहीं चला कि नानू काका आखिर उस मंत्री से मिलना क्यों चाहते थे। ये कहानी का सबसे मजेदार और व्यंग्यात्मक आयरॉनिक अंत है, क्योंकि पूरी कहानी मंत्री से मिलने की भागदौड़ पर थी, लेकिन उसका असली कारण एक राज ही रह गया। लेखक ने ये जानबूझकर किया ताकि हमारा ध्यान नानू काका की चतुराई और उनके काम करने के अनोखे तरीकों पर बना रहे, न कि उनके मकसद पर। मैं ये भी सोचता हूँ कि तब क्या होगा जब मंत्री को पता चलेगा कि मेरे मामा निन्नौर नाम की जगह के 100 मील के दायरे में भी कभी नहीं गए हैं। ये लेखक की असली चिंता है, क्योंकि नानू काका तो अपना काम बनाकर चले गए, पर अब इस बहुत बड़े झूठ के पकड़े जाने का खतरा और उसकी मुसीबत अकेले लेखक को ही झेलनी पड़ेगी। लेकिन अपनी इस चिंता के बावजूद अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि नानू काका इस स्थिति को भी संभाल लेंगे, वो भी इतनी आसानी और आत्मविश्वास के साथ कि उनके अंगोछे की एक भी सिलवट खराब नहीं होगी, जो उनके किसी भी हालात में शांत और नियंत्रण में रहने का प्रतीक है। बस जब ये सब होगा, यानी जब मंत्री को सच्चाई पता चलेगी, तो मैं उस जगह की पहुंच से बहुत दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि भले ही नानू काका अपनी चतुराई से बच निकलें, लेकिन उनके झूठ का सारा गुस्सा तो मुझ पर ही फूटेगा, जो उस मंत्री के विभाग में एक छोटा सा अफसर है।